करना और शेयर करना है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है ये आपको मिलती है। साथ में शेयर भी किया करें ताकि जो लोग हैं वो घर बैठे बैठे मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। फ़िलहाल तो यार सिलाई पर बैठा हुआ क्योंकि मेरा काम ही होता है सिलाई का। लेडीज़ सूट वगैरह है, लेडीज़ कुर्ती है, तो ये सब मैं सिलाई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ गपशप भी करते रहो ताकि बात भी होती रहे, अपना काम भी होता रहे ना। तो फ्रेंड, आप लोग क्या मसरूफियत हैं ये सब आप मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि कुछ कुछ बातें आप लोगों से भी होती रहे, है ना। अच्छा लगता है इस तरह गपशप करना, बातचीत करना और अपने दिल की बात शेयर करना। तो आज बताऊंगा आपको, आज का जो व्लॉग है ना ये समझें कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें करूँगा और वो इंटरेस्टिंग बातें ऐसी होंगी ना कि आपको घर बैठे बैठे अच्छा नॉलेज मिलता रहे। और इंटरेस्टिंग बातें क्या है, इंटरेस्टिंग बातें ये है कि आपसे बात होगी नासा के हवाले से। नासा क्या है और ये कहाँ पर होता है, किसी इदारे का नाम है या किसी शख्स का नाम है, ये असल में है क्या, इसके बारे में कोशिश करूँगा आपको गाइड करूँ, इसके बारे में बताऊँ। नासा यार यूएसए का एक इदारा है जो कि मरीख पे जाता है और चाँद पे जाता है और वहाँ जाकर तहकीक करता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और सैयारे कितने हैं, कौन सा सैयारा कैसे मूव कर रहा है। इस तरह वो सैटर्न है और जुपिटर है और इस तरह बहुत सारे सैयारे इस वक्त मरीख पे जो ना फ़िज़ा में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब हमें दिखता नहीं है। क्यों? ये सब हमें नज़र इसलिए नहीं आता कि ये ज़मीन से काफ़ी दूर है। तो नासा के एक रिपोर्ट के मुताबिक मरीख पर जो है हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों जो ना सैयारे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। सैयारे क्या होते हैं और ये किस तरीके से गर्दिश करता है ये भी आप समझ लें। जिस तरह हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन जो ये एक सैयारा है, इसमें इंसानों की रिहाइश है, जानवर है, चरिंदे, परिंदे, इन सब की ज़मीन पे जो वो रिहाइश है, यहीं पर सब रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जुपिटर है और भी बहुत सारे सैयारे हैं वहाँ पर, लेकिन किसी का कोई वजूद नहीं है। नासा कोशिश कर रहा है कि चाँद पर जो है वो ज़िंदगी को बसर कर सके, क्योंकि चाँद में हवा नहीं है, पानी नहीं है और ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात है वो तो यही है ना, पानी, हवा है, ये ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये सब ना मिले तो इंसान नहीं रह सकता। अब आप खुद एक बात को ना इमेजिन करें, और बात क्या है कि यार इतने सारे सैयारे जो हैं फ़ज़ा में गर्दिश कर रहे हैं लेकिन कोई सैयारा गिरता नहीं है। आपने देखा होगा एक रिपोर्ट में ऐसा है कि बहुत सारे सैयारे जो फ़िज़ा में हैं और कोई भी ना किसी से टकराता नहीं। ये एक बहुत एक अजीब बात है और कुदरत का एक करिश्मा भी है कि कोई भी सैयारा किसी से टकराता नहीं है, सब अपनी अपनी हुदूद में है। अब उसके अंदर अच्छा एक बात और नोट करें, जब नासा ने एक तस्वीर भेजी, मरीख की तस्वीर जब शेयर की, तो पता है क्या था उसमें कि पूरी स्क्रीन ना डॉट डॉट, जिससे होता है ना डॉट, नुक्ता, पूरी स्क्रीन में नुक्ता नुक्ता था, डॉट डॉट था। और आप यकीन करें वो सब के सब सैयारे थे जो कि ज़मीन से लाखों करोड़ों अरबों नूरी साल की दूरी के पर सब के सब जो वो गर्दिश कर रहे हैं। तो उसे क्या लगता है कि देखो यार इतने दूर पर जो है वो सैयारा जो है वो गर्दिश कर रहा है और वहाँ पर ज़िंदगी है नहीं है इसके बारे में कुछ अभी कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अगर इन सब सैयारों में ज़िंदगी के असरात होते हैं, कोई चरिंद परिंद या कुछ भी ऐसा होता, तो कुरान शरीफ में या फिर हदीस में इसका ज़िक्र होता। लेकिन कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, सिर्फ ज़मीन का ही ज़िक्र है, क्योंकि मक्का और मदीना भी ज़मीन में ही है। ऐसे ही है ना, किसी और सैयारे में क्यों नहीं है। अब
आप उनको देख लें, आप जितने भी अम्बिया कराम दुनिया में जो गुज़रे हैं, ये सब ज़मीन पे ही तशरीफ़ है। और हदीस भी है कि जो कायनात है बहुत बड़ी कायनात और बहुत वसी है, हदीस भी है ना। तो ये सब मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी कायनात है। अब कायनात में वहाँ पर किसी की रिहाइश है नहीं है, क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं है, ये कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, किसी को कुछ नहीं। तो गाइस आप ये समझ लें कि नासा जो है मज़ीद तहकीक कर रहा है और उसकी पूरी ये कोशिश है कि वो जो है ना चाँद पर ज़िंदगी को बसर कर दे, ताकि चाँद जो है वो रहने के काबिल हो जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इंसान की जो ज़रूरियात है वो वहाँ पर है ही नहीं। हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो इंसान कैसे रह सकता है। वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है और ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। पानी के बगैर ज़िंदगी जो नामुमकिन है ना। लेकिन फिर भी उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से वहाँ पर हवा पहुँचाया जाए, किसी तरीके से वहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया जाए। और लोग जो है ना इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और कितने लोगों ने तो ये कहा है कि अभी से जो ना आप प्लाट बुक करना शुरू कर दें, कि जैसे चाँद पे जाने की खबर मिले बस आप जल्दी जाएंगे, प्लाट हमारा पहले से बुक होगा और हम जाके जो है वहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं नहीं है। लोग तो खैर ऐसी बातें बनाते रहते हैं ना। अब एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जिस तरह लोग मरीख़ पे जा रहे हैं तहकीक करने के लिए, तो गालिबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये किस्सा एक रूस का किस्सा, रूस एक कंट्री ना, रूस, वहाँ पर एक प्लानिंग की गई और वो प्लानिंग ऐसी थी कि अगर आप सोचेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे ये कैसी प्लानिंग है। प्लानिंग ये थी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला कि जिस तरह लोग मरीख़ पे जा रहे हैं, मरीख़ पे जाके पता करते हैं कि वहाँ पर क्या है नहीं है, इसी तरह हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे ज़मीन की गहराई कितनी है, ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ है, और ज़मीन को अगर खुदाई की जाए तो ज़मीन की गहराई मालूम करने के लिए इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और काम शुरू किया इसके ऊपर। जिस तरह हमारे एरिया में आजकल पानी नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग करवाते हैं। बोरिंग की जो मशीन होती है ना, वो तो अगर आपने देखा होगा, तो बोरिंग की जो मशीन है वो मशीन तकरीबन 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में, तक कम बेश 3 से 4 दिन में 150 से 200 फीट की वो खुदाई करता है। एक आम मशीन 2 से 300 फीट 3 दिन में, मतलब ये समझिए एक दिन में वो भी 24 घंटे मशीन नहीं चलती है। जो बोरिंग की मशीन होती है ना, जैसे बोरिंग की जाती है, वो 24 आवर्स नहीं चलती है, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे वो लोग चलाते हैं। इसके बाद काम रोक दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन ये काम दोबारा शुरू किया जाता है। ऐसा ही है ना। लेकिन रूस वालों ने एक जदीद मशीन लाया जो कि एक दिन में तकरीबन ये समझिए कि 24 घंटे उसकी मशीन चलती है। क्यों भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो मशीन 24 आवर्स चल रही थी और एक दिन में वो तकरीबन 1000 फीट की जो है ना वो खुदाई कर रहा था। वहाँ के लोग जो है ये टारगेट लेके चले थे कि एक दिन में 1000 फीट की जो है वो खुदाई की जाएगी एक दिन में, और 24 घंटे जो है ना मशीन जो रनिंग पर है, बस मशीन चल रही तो चल ही रही है। और पर शिफ्ट पे जॉब हो रही है, मतलब जो लोग ये खुदाई कर रहे थे इन लोगों ने शिफ्ट पे ड्यूटी लगाई। 12 घंटा तुम काम करोगे, 12 घंटा एक टीम काम करेगी और 12 घंटा एक टीम काम करेगी। इस तरह करके 24 आवर्स ये काम चलता रहेगा और काम रुकेगा नहीं।
एक दिन में 1000 फीट की वो हो रही है, खुदाई हो रही है। आप सोचिए कि वो खुदाई कैसी खुदाई होगी। फिर सीन क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये खुदाई कम व बेश 20 साल के अरसे तक खुदाई होती चली गई। 20 साल, एक दिन में 1000 फीट वो खुदाई कर रहा है। एक महीने में 30,000 फीट खुदाई, एक महीने में 30,000 फीट खुदाई। अब एक साल में कितनी फीट खुदाई हुई, और 20 साल तक ये खुदाई का सिलसिला चलता रहा। और साथ में कैमरे भी लगाए हुए थे और माइक वगैरह भी लगी हुई थी, और खुदाई भी हो रही, और कैमरा खैर अंदर तो अंधेरा था, कैमरे में तो खैर कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर उस साहब की कोशिश थी कि एक लाइट वगैरह भी इंतज़ाम किया जाए। तो बहुत बड़ी, मतलब कि एक बहुत बड़ा एक वो था, जिसे वो कहते हैं जंजीर, इस तरह करके कुछ उन्होंने सेटिंग की ताकि जो है कैमरा भी अंदर जा सके और वॉइस को भी रिकॉर्ड किया जा सके। इसके बाद क्या सीन हुआ, 20 साल तक जब वो खुदाई का सिलसिला चलता रहा, और 20 साल के बाद ट्विस्ट तो अब आया। अब इंटरेस्टिंग बात सुने, 20 साल के बाद एक अजीब व गरीब आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। कैमरे में आवाज़ रिकॉर्ड हुई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हुई। आवाज़ क्या रिकॉर्ड हुई, आवाज़ ये थी जैसे किसी इंसानों पे ना तशद्दुद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और एक इंसान के ऊपर नहीं, लगता है कि हज़ारों इंसान अगर मिल के चीख पुकार करें तो आवाज़ कैसी होगी। अगर हज़ारों इंसान अगर चीख पुकार करें तो आप खुद इस बात को सोचिए कि आवाज़ कैसी होगी, कैसी दर्दनाक आवाज़ आई होगी। ऐसा लगता है कि हज़ारों लोगों के ऊपर जो है ना वो जुल्म किया जा रहा है। इस तरह की एक आवाज़ जो वो रिकॉर्ड हुई इसके ऊपर। वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे ना, वो काम करने वाले लोग डर गए, क्या ये रिकॉर्ड की ये आवाज़ कैसी आ रही, समझ में नहीं आ रहा है। काम को रोक दिया गया। अब इतनी गहरी खुदाई हो चुकी थी कि उसका तयन करना मुश्किल हो रहा था, और साथ में जो ये आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, मतलब ज़मीन और गहरी थी। 20 साल का अरसा खोदने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ज़मीन आती चली गई। और उनके पास जो मशीनरी लगी हुई थी ना, वो इतनी जदीद मशीनरी थी कि सामने चट्टान भी आता ना, तो चट्टान को भी वो मिनटों में वो तोड़ देती मशीन। इतनी ख़तरनाक मशीन इन लोगों ने लगाई। जब वो आवाज़ रिकॉर्ड हो गई तो लोग डर गए कि ये आवाज़ कैसी है, और बिल्कुल क्लियर आवाज़। वो आवाज़ जो है आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। यूट्यूब पर बहुत लोगों ने अपलोड भी किया हुआ है, और ये आवाज़ आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने फिर एक तहकीक करनी शुरू की। आवाज़ कैसी हो सकती है, नीचे ज़मीन के अंदर तो इंसान का गुजारा ही नहीं, कोई इंसान रह भी नहीं सकता, ना कोई दुनिया आबाद है। लेकिन आवाज़ ऐसी थी ना, लगता है किसी पर जुल्म किया जा रहा, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा, तशद्दुद किया जा रहा, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो आवाज़ ऐसी आवाज़ थी। तो वहाँ पर ना जितने मज़दूर काम कर रहे थे, इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों का अक़ीदा है, जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुसलमान हैं, तो हमारा अक़ीदा है, अक़ीदा क्या है, जन्नत और दोज़ख का जो है ना, ये हमारा अक़ीदा है कि जन्नत दुनिया में है। जन्नत में खूबसूरती होगी, खाने पीने के रेल पील होगी, बड़े बड़े महलात होंगे, और ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात वहाँ पे शामिल होंगी। ये हमारा अक़ीदा है, ईमान है हमारा इसके ऊपर, जन्नत के ऊपर हमारा ईमान है। इसी तरह जहन्नम जो दोज़ख जहन्नुम के ऊपर भी हमारा ईमान है कि जहन्नुम भी, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। बहुत लोगों का ये ख़्याल है कि जन्नत जो है ना वो जन्नत के बराबर में जहन्नम है,
बहुत लोगों का मतलब ये ख्याल जहन में आता है, तो ऐसा नहीं है। जन्नत जो है ना वो सातों आसमानों के ऊपर है, अर्श की तरफ है जन्नत, सातों आसमानों के ऊपर। और जहन्नम जो है वो ज़मीन के अंदर गहराई में। तो ये जन्नत ऊपर है और जहन्नम नीचे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने मुसलमानों का ये अक़ीदा देखा है और ये अक़ीदा सुना है कि वो लोग जन्नत और दोज़ख पे यकीन रखते हैं। जन्नत आसमानों के ऊपर है और जहन्नम जो है वो ज़मीन के बिल्कुल गहराई में। जो अल्लाह की इबादत करेगा और उसकी हर बात मानेगा, इबादत करेगा और हुजूर ने जो फरमाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया है, उनके नक्श कदम पे चलेगा, जो मुसलमान होगा उसको जन्नत मिलेगी। और जो ईमान नहीं लाए वो जाएगा जहन्नम में। तो जहन्नम में क्या है, यही सज़ा दी जाएगी उसको। तो लोगों का ये ख्याल है कि हम जहन्नम तक तो नहीं पहुँचे, जहन्नुम में भी लोगों को सजाएं दी जाएंगी, लोग चीखो पुकार करेंगे। जो आवाज़ हमने रिकॉर्ड की है कि वो जहन्नुम की आवाज़ तो नहीं, मतलब लोगों को ये ख्याल रहा, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, नामुमकिन। लेकिन उन लोगों के ख्याल के मुताबिक ये शायद ये जहन्नुम की आवाज़ हो सकती है, शायद। तो ये मुसलमान का जो अक़ीदा है उसके मुताबिक शायद ये वहाँ तो हम लोग नहीं पहुँच गए। इस डर की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जितनी खुदाई हो गई है होने दो, अब ना करो, अब रोक दो खुदाई और ढक्कन लगा के बंद कर दो। खुदाई को रोक दी गई और उसको बंद कर दिया गया। आज भी वो बंद है, यूट्यूब में पूरी वीडियो आपको मिलेगी। उसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया गया। उसके आसपास कोई नहीं भटकता, कोई नहीं जाता उसके आसपास। वैसे पता कौन जाएगा, जिस किसी को कोई मालूमात है कोई जाएगा ही नहीं इतनी वहाँ पर। तो फिर लोगों ने जो है वहाँ पर जाना छोड़ दिया और वो खुदाई जो रोक दी गई, और आज तक वो खुदाई रुकी भी। आप अंदाज़ा करें, इमेजिन करें, तो बाबू सोचे ज़रा कि एक दिन में 1000 फीट की खुदाई हो रही है, तो 20 साल में कितने फीट की खुदाई हुई होगी। तभी लोग ज़मीन की तह तक नहीं जा सके कि ज़मीन की तह कितनी है, नहीं जा सके। तो ये खुदाई को बंद कर दी गई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बहुत लोग सोचते हैं ना, और गज़े में ये बात आती है कि यार ये कैसे हो सकता है। बाकायदा हुआ है, यूट्यूब में पूरी वीडियो भरी पड़ेगी और बाकायदा जो आवाज़ रिकॉर्ड की गई है वो आवाज़ भी है यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएं और लिख दें जहन्नुम की आवाज़, ये सर्च कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगी सामने। आप वीडियो पूरी देख लें, कंप्लीट देख लें। तो इसी तरह की जो ना मालूमात, इंफॉर्मेशन, मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि आप तक ये शेयर करूँ, आपको बताऊँ, ताकि आपको भी घर बैठे बैठे ये सब बारे में मालूमात हो सके, है ना। इस तरह के समझे कि बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, तो समझे कि मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया ताकि आपके भी नॉलेज में बात आ जाए। तो नासा इस वक्त खुद कोशिश में है कि वो और मज़ीद तहकीक करे और मज़ीद जांच पड़ताल करे कि क्या है मरीख़ पे, क्या है, क्या नहीं चल रहा है, क्या वहाँ पर ज़िंदगी के असरात हैं, कि जिस तरह वो कहते हैं ना खलाई मखलूक, क्या खलाई मखलूक का है वहाँ पर कोई वजूद है। इस कोशिश में नासा के जो साइंसदान हैं वो लगे हुए, भरपूर तरीके से लगे हुए। अब पता नहीं कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा तो ये अक़ीदा है ना, हमारा तो ईमान है इस बात, कुरान शरीफ हमारा ईमान है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर खलाई मखलूक होता तो कुरान शरीफ में हदीसों से साबित होता, ज़िक्र होता। जिस तरह एक
हम लोग बचपन से कहानी सुनते हुए, परी की कहानी, परी, परियाँ और परिस्तान। परिस्तान जो होती है, परिस्तान में जो शायद वो जो परियाँ रहती हैं, हम लोगों ने बचपन से सब कहानी सुनते हुए, लेकिन इनका भी कोई वजूद नहीं है। परी परिस्तान का कोई वजूद नहीं है, किसी किताब में जिक्र नहीं मिलता। अगर वजूद होता तो कहीं ना कहीं से साबित होता, किसी जगह से हदीस मिलती, कुछ तो मिलता, लेकिन कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो ये बात थी। अब इसी तरह एक बात और है जो कि बहुत मशहूर है, और वो बात क्या है? वो बात है जलपरियाँ। अब सुना होगा जलपरी के बारे में कि जलपरी होती है, इसका भी कोई वजूद नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं मिलती, ना किसी हदीस से, ना कुरान से, कहीं से भी कोई साबित नहीं, तो उसका भी कोई वजूद नहीं। सिर्फ कहानियों तक ये महदूद है, कहानियों से आगे कुछ भी नहीं है। अगर होता तो कहीं ना कहीं जिक्र होता है इसका। तो ये नासा जो है ना, नासा ये बिल्कुल तहकीक पे लगा हुआ है कि किसी तरीके से भी खलाए मखलूक से हमारा राब्ता हो जाए, वहाँ तक हम पहुँच जाएं, उनसे मुलाकात कर लें, मिल लें। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल मरहला है, बल्कि नामुमकिन कहेंगे। फिर भी उसकी कोशिश जारी है और उसकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस सामने आती हैं। वो वीडियोस मैं भी देखता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वीडियोस। ज़ाहिर सी बात है, इंटरेस्टिंग है, वहाँ की वीडियोस सामने आ रही है, वीडियो को देखता हूँ तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो सामने आ रही है। मतलब हमारा मरीख ऐसा है, जैसे वो ऐसा कुरान में ना कि कायनात बहुत बड़ी कायनात है, तो उसकी तस्वीर से देख के लगता है कि वाकई जब आप पिक्चर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा वो है, बिल्कुल दिल लगा के पिक्चर देखनी होगी, आपको समझना होगा कि इतना बड़ा एक पेज ले लें और डॉट 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 पूरे पेज में डॉट डॉट करके आप नुक्ता लगा दें, और आप ये सोचिए कि सब सैयारे, और उन सारे नुक्ते में, सारे डॉट में एक डॉट है हमारी ज़मीन। आप खुद बोलेंगे कि यार एक ज़मीन है, एक डॉट जो हमारी ज़मीन, और हज़ारों लाखों करोड़ों सैयारे घूमे फिज़ा में, करोड़ों सैयारे घूम रहे। तो ये कायनात कितनी बड़ी कायनात है, इसके बारे में हम आप फैसला कर ही नहीं सकते, ना हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात अभी जहन में आया था, मैं कुछ बताने वाला था, बहुत बड़ी कायनात है। तो हाँ, याद आ गया, हमें नज़र नहीं आता। नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ज़मीन से लाखों करोड़ों करोड़ों नूरी साल के फासले के ऊपर है। और जिस तरह चाँद है, सूरज है, ये हमें नज़र आता है, ये भी सैयारा है ना भाई, ये भी हमें नज़र आता है। क्यों नज़र आता है ये, और सैयारे नज़र नहीं आते, ये नज़र क्यों आ रहा है? चाँद नज़र क्यों आ रहा है, सूरज नज़र क्यों आ रहा है, और भी जब सैयारे जब फ़िज़ा में हैं तो वो सब नज़र नहीं आता, ये सब नज़र क्यों आ रहा है? क्या वजह हो सकती है? ये नज़र इसलिए आता है कि चाँद और सूरज ये ज़मीन से करीब है, ये ज़मीन से बहुत करीब है, इंतहाई करीब है। करीब होने की वजह से नज़र आता है, हमें दिख जाता है, हमें नज़र आता है, और हम लोग जो है देख रहे होते हैं। जिस तरह दिन में सूरज है, रात में चाँद, चाँद तो दिन में भी नज़र आता है, लेकिन चाँद की जो है वो अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूरज से रोशनी हासिल करता है और रात में चमक रहा होता है। और बिल्कुल जो गोल चाँद होता है वो 14वीं की रात का होता है, बहुत मशहूर है। 14वीं की जो रात है उसमें चाँद पूरा होता है,
पूरा गोल नज़र आ रहा होता है। सब कुदरत है, सब कुदरत है, सब कुदरत की बात है। तो इस वक्त जो है ना दुनिया एकदम बिल्कुल लगी हुई है, हाथ पैर बिल्कुल लगी भिड़ी हुई कि किसी भी तरीके से हम लोग जो है चाँद तक पहुंच जाएं। और चाँद में पहुंच तो गया चाँद में, और चाँद पे जाने के बाद वहाँ ज़िंदगी बसाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि चाँद पे जाकर ज़िंदगी बसर करना। हवा ही नहीं है वहाँ पे, हवा नहीं है, पानी नहीं, कहाँ से रहेगा आदमी? ऑक्सीजन के बगैर तो इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता। वहाँ पे हवा कहाँ से लेके जाएगा? है ना, सोचने की बात है, हवा कहाँ से लेके जाओगे? पानी कहाँ से लेके जाओगे? पानी के बारे में वो लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पर तलाश कर रहे हैं पानी, और उनको पता है कि शायद यहाँ पर पानी के आसार मिल जाएं। एक दो वीडियो और आई थी, उसमें दिखा रहा था कि ज़मीन खुश्क है, और जिस तरह समझ लें कि एक दरिया होता है, जब दरिया का पानी खुश्क हो जाता है तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाती है ना, सारा फटी फटी ज़मीन होती है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, फटी फटी ज़मीन, इस तरह की वहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। दरिया सीन को देख लें, जब दरिया सीन जब उरूज पर होता है तो पानी कितना बढ़ा हुआ होता है, और जब दरिया सीन खाली होता है तो पूरा बंजर नज़र आ रहा होता है, पूरी ज़मीन दिख रही होती है। ऐसी वहाँ की तस्वीर सामने आई जिसमें पूरा ज़मीन को बंजर दिखाया गया है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर पानी था लेकिन खुश्क हो गया। जब यहाँ पर था तो और भी जगह पे पानी होगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढने में मसरूफ़ हैं कि पानी का असर है। जगह जगह खुदाई भी कर रहे हैं। इस तरह उनकी एक मशीन है, रूलर जाता है वहाँ पर, और देखिए पूरी वीडियो बना रहा होता है। इंडिया भी तो अपनी जो है रॉकेट भेजा था, है ना, क्या नाम था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, लेकिन वो सब नाकाम हो गया, वो जाके नाकाम हो, बर्बाद हो गया। उसकी वजह ये बनी, जो मुझे नॉलेज है बता रहा हूँ मैं आपको, कि जिस तरह हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन पर दिन होता है, रात होती है, और इस तरह मगरिब है, तो ऐसे ही चाँद है। चाँद के बारे में ये कहा गया है कि चाँद पर जो है 15 दिन रात होती है, 15 दिन होता है। इस तरीके से वहाँ पर होता है। अगर 15 दिन रात है ना, तो 15 दिन जो है कंटिन्यू रात ही रहेगी, दिन नहीं होगी वहाँ पे। और 15 दिन के बाद वहाँ पर दिन हो जाएगी, रोशनी, दिन होगा। और जब दिन होगा वहाँ पर तो रात नहीं होगी। 15 दिन तक कंटिन्यू वहाँ दिन ही रहेगा। तो जब इंडिया का वो चंद्रयान 2 या 3 जब गया वहाँ पर, तो वहाँ पर एक दिन रहने के बाद रात हो गई। जब रात हो गई, रात में कुछ दिखता नहीं है, और उन्होंने अपने रूलर पर जो है वो सोलर भी लगा के भेजा था, ताकि सोलर से जो है उनका जो भी उनकी मशीनें हैं और जो भी चीज़ें वो सब चार्ज होता रहे और वो चलता रहे। तो रात हो गई वहाँ पर, तो उन्होंने सब कुछ अपना सैटेलाइट वगैरह जो भी था वो सब बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, कि जब यहाँ पर जब दिन का आगाज़ होगा 2 हफ्ते इसको बंद रखेंगे रूलर को, और जब यहाँ पर दिन होगा तो फिर दोबारा रूलर को स्टार्ट किया जाएगा, दोबारा ऑन किया जाएगा। ऑन करने के बाद फिर यहाँ पर मट्टी ली जाएगी और तहकीकात किया जाएगा। चले भाई, जब 2 हफ्ता गुजर गया तो इन्होंने ऑन किया तो ऑन ही नहीं हुआ भाई। तो उनका जो मिशन था खटाई में पड़ गया, उनका मिशन बर्बाद हो गया। अरबों डॉलर लगा के रखे ना, खा कर यहाँ पे हैं, समझ लें, अरबों डॉलर लगा के लोगों ने ये काम किया, तो इन सब नाकाम। चलो।
चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और उसके बाद आया क्या चंद्रयान 3, लेकिन वो नाकाम हो गया। अब देखें हम लोग क्या करते हैं। तो चांद पे जो गया है ना, वो सिर्फ नासा नहीं किया अभी तक। और ये कहते हैं कि 1980 की बात है कि अमेरिकन के 2 लोग भी नासा के जरिए जो है वहाँ पर गए, चांद को उतरे भी हैं और चांद पर उन्होंने मुआयना भी किया। क्या सच है क्या झूठ, इसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, सच है झूठ है नहीं कह सकते, क्योंकि 1-2 पिक्चर ऐसी है उसमें जो है वो उन्होंने अपना यूएसए का परचम लहराया है और वो परचम लहर रहा है। जब चांद में हवा नहीं है तो परचम कैसे लहर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि सच है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सच नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग पहुँचे हैं और झंडा लगाए नहीं, जो फ्लैग होता है फ्लैग लगाए नहीं, बाद में उसको एडिटिंग करके लगाएंगे। कुछ लोगों को ये भी ख्याल है। सच कितना है इसके अंदर, झूठ कितना है, कुछ कह नहीं सकता। तो नासा रोज़ाना ये देते जा रहा है, रिपोर्ट वगैरह देता चला जा रहा है। तहकीक है नासा वालों के अपने, बड़ा साइंसदान है वो लोग, और साइंस के ऊपर मज़ीद तहकीक करता ही चला जाता है ना। ये सही है। अभी देखो फिर क्या होगा। और भी मालूमात मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये इकट्ठे करने के बाद जो है ना फिर मैं कुछ शेयर करूँगा आपके सामने, क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग बातें होती है और ये सब बातें जो है ना मुझे भी करने में, सुनने में, देखने में बहुत मज़ा आता है। अब जो मैंने कुछ चीज़ें देखी है ना इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको, आप भी कहेंगे यार मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन सच। मैं गया था ना मरीर घूमने के लिए गया था, तो रास्ते में एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट की तरफ ही मैं गया था, ऐवी किसी काम से गया था। जब हम लोग घर पे होते हैं, घर पे होने के बाद हम लोग जब उसको देखते हैं जहाज़ उड़ रहा है, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मली लेते हैं, नॉर्मली हमारे लिए वो नॉर्मल है। जहाज़ उड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वो नॉर्मल है हमारे लिए, ऐसा ही है ना। लेकिन जब जहाज़ को मैंने करीब से देखा ना, बिल्कुल करीब और नज़दीक से, तो मुझे बहुत हैरत हुई और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत हैरत हुई कि चाँद इतना वज़नी चाँद बोल रहा हूँ, जहाज़ इतना वज़नी जहाज़ इतने मुसाफिर को लेके, सामान को लेके हवा में उड़ जाता है। कैसे उड़ रहा है, ज़रा गहराई से सोचे तो इस बात को, कैसे उड़ रहा है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ पर ये समझ ले कि एयरपोर्ट करीब लगता है। जिस तरह हम लोग घर से बैठ के जहाज़ को हम लोग देखते हैं, तो हमें एक नॉर्मल लगता है कि जहाज़ उड़ रहा है, बस जा रहा है, तो हमें लगता है कि नॉर्मल है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस चीज़ को ना ज़रा गहराई में जाकर ज़रा सोचें, तो आपको एक अजीब सा फील होगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में यार इतना भारी जहाज़, इतने मुसाफिरों को लेके, उसका भारी सामान को लेके कैसे हवा में उड़ रहा है। तो हमने देखा ना जहाज़ बिल्कुल टेढ़ा हो गया, ऐसे ये वो काट रहा है, बिल्कुल टेढ़ा। मैं देख के हैरान हो गया यार, ये क्या यार। वो जहाँ चाह रहा है जहाज़ को मोड़ दे रहा है, जहाँ चाह रहा है जहाज़ को रोक दे रहा है, जब चाह जहाज़ को उड़ा दे रहा है, जब चाह जहाज़ को उतार दे रहा है। टेक्नोलॉजी कैसी है ना, बड़ी अजीब बात। जिस तरह बाइक है, साइकिल है, ये चले, ये भी बहुत हैरत की बात है कि बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी है और इंसान के लिए बहुत आरामदायक सुकून की चीज़, और काफ़ी समझे कि इंसानों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि सफ़र करना आसान हो गया। लेकिन गाड़ी है, बस है, ये सब बाइक है, ये सब जो है ना, ये सब चलता है रोड में।
और वो तो खैर समझ में आया कि रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, रोड के ऊपर बाइक जा रही है, रोड के ऊपर कार है, समझ में आता है। लेकिन जहाज़ तो यार कैसे उड़ जाता हवा में, ये समझे कि बहुत अजीब व गरीब बात है, जो कि हमारे सोचने से भी हमारे जहन में भी नहीं आएगा। मतलब कि इतनी खतरनाक, इतनी वो। फिर अगर आप एक बात को और सोचेंगे गहराई से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल दी है इंसान को कि वो क्या करता है, वो हर चीज़ बना लेता है। तो मैं यही देख देख के सोच रहा हूँ कि देखो यार कैसे उड़ रहा है भगवान बगैर किसी के सहारे। तो ये सब क्या है, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इसके बारे में, जहाज़ के बारे में ये कहा जाता है कि दो भाई थे, ये लोग अपने छत पे बैठे हुए थे। छत पे दो भाई थे, ये मतलब कि सुनने में ऐसे ही आता है कि वो छत पे बैठे हुए थे और परिंदों को देख रहे थे। परिंदे लोग उड़ रहे हैं हवा में, परवाज़ कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि जिस तरह ये परिंदे उड़ते हैं, क्यों ना हम लोग भी इस तरह उड़े। ये भी तो अल्लाह पाक ने ज़हन में डाला होगा ना कि क्यों ना हम भी इस तरह से उड़े हवा में। तब उन दोनों भाइयों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आप जब YouTube पर जाएंगे, जाने के बाद आप वहाँ सर्च करें कि दुनिया का पहला जहाज़, तो आपको जहाज़ मिल जाएगा। आज भी किसी अजायब घर में या किसी जगह पे वो रखा हुआ है वो जहाज़, कि वो दुनिया का पहला जहाज़ है। एक अजीब व गरीब, मतलब जिस तरह होता है ना हेलीकॉप्टर, तो जहाज़ हेलीकॉप्टर की तरह था, दो आदमी बैठ सकते थे और उसको उड़ाया गया। बहुत तरह के तजुर्बात किए गए, लोगों ने हर तरह से तजुर्बात किया, लेकिन फेल होते चले गए। तो इन दोनों भाइयों ने भी ये किया था और ये जाके जहाज़ बनाने में कामयाब हुआ। हेलीकॉप्टर नुमा था वो, उस पर मज़ीद तहकीक होती गई। आज देखें जहाज़ है, कार्गो जहाज़ है, फाइटर जहाज़ है, कितने सारे जहाज़ आ चुके हैं और मज़ीद आ रहे हैं। स्टाइल आ रहा है अब तो भाई, एक से अब तो जनरेशन में आ रहा है। जो फाइटर जहाज़ है वो जनरेशन में आ रहा है। मतलब दुनिया इतनी तरक्की कर गई, दुनिया इतनी आगे निकल गई। तो वही मैं सोच रहा था कि देखो यार, इतना मतलब कि हार्ड, कि बगैर किसी के सहारे, बगैर वो हवा में उड़ रहा है। तो इस तरह वो होता है ना एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इस तरह हमारा जो रास्ते में सड़क बना हुआ है, इसी तरह ना जहाज़ों का फ़िज़ा में रोड बना हुआ है। एक लाइन पे जा रहे होते हैं, किसको जहाज़ एयर ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है कि आप इतनी बुलंदी पर जाएं, आप इतनी बुलंदी पर प्रवास करें। एयर ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये भी सोचने वाली बात है कि एक जहाज़ जो 10,000 फुट की बुलंदी पर है, 10,000 फीट, और बादलों से भी ऊपर, और वो कांटेक्ट किससे कर रहा है, ज़मीन पर बैठा हुआ शख्स से कांटेक्ट कर रहा है। ये भी अगर गहराई में सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे पॉसिबल है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो बताता है कि एक वक्त में फ़िज़ा में हज़ारों जहाज़ परवास करते हैं। एक वक्त में इतने जहाज़ जो परवास कर रहे होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हैरत वाली बात है कि दो ये कैसे हो सकता है, लेकिन है सच है। आपके इलाके में अगर कोई जहाज़ नहीं गुज़र रहा है तो ये नहीं कि है ही नहीं, वो फ़ज़ाओं से गुज़र रहा है, बिल्कुल हज़ारों फुट की बुलंदी, ये आपको नज़र भी नहीं आएगा और उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। जो जहाज़ नीचे प्रवास करता है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, और जो हज़ारों फीट की बुलंदी पर है उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। तो हर वक्त फ़िज़ा में हज़ारों जहाज़ जो मौलिक है,
हर वक्त वो गर्दिश में घूम रहा है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहा है। ये भी समझे बहुत एक इंटरेस्टिंग है कि अगर आदमी सोचे तो वो सोचते ही रह जाए, है ना। 1 मिनट आ रहा हूँ। अब इसके बाद एक बात और करूँगा, और वो बात है ट्रेन के बारे में। अब ट्रेन को देख लें, कितना भारी भरकम ट्रेन है, और वो लोगों को लेके एक शहर से दूसरे शहर जाता है। एक सूबे से दूसरे सूबे भी ट्रेन जाती है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी ट्रेन जाती है। इतने सारे लोगों को लेकर और चली जा रही है। इतना उसकी आवाज़ से लगता है कि वो कितनी वज़नी ट्रेन होती है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि यार ट्रेन को जो है पटरी के ऊपर कैसा रखा गया होगा। इतना बड़ा ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन है, इसको पटरी के ऊपर कैसे रखा गया होगा। तो यहाँ पर सीन ये है कि पूरी ट्रेन को पटरी पर नहीं रखा जाता है। यहाँ पर ना एक सेटिंग होती है। सेटिंग क्या होता है, इस तरह वो होता है ना डब्बे, तो देखा हो आपने, डब्बा बना हुआ होता है। 1 डब्बा, 2 डब्बे, 3 डब्बे, इस तरह डब्बों के पूरा एक होता है। पूरी ट्रेन जो है वो डब्बे पे शामिल होता है कि पूरा डब्बा जो है, बोगी जो है पूरा बाहर आ गया। सुना होगा आपने, पटरी से बोगी उतर गई, पूरी बोगी होती है। 1 बोगी, 2 बोगी, 3 बोगी। तो क्रेन की मदद से एक बोगी को पटरी पर रखा जाता है, फिर क्रेन की मदद से दूसरी बोगी को पटरी पर रखा जाता है। जब सारी बोगियां पटरी पर रखा गया, फिर आखिर में उसको इंजन से जोड़ दिया जाता है। और ये ना समझे कि जितनी बड़ी ट्रेन है ये पूरी एक ट्रेन है, नहीं, ये बोगी है। 1 बोगी, 2 बोगियां, 3 बोगियां, सब बोगी मिल के फिर एक ट्रेन बनती है। समझिए। तो इस तरीके से ट्रेन जो है वो पटरी के पास को रखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेन है, ये इसके ऊपर कैसे आएगा, पटरी के ऊपर किसने रखा होगा, कैसे रखा होगा। बात आपकी सही है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ये बोगी की मदद से इसको रखा जाता है। 1 बोगी, 2 बोगी होती है, और इस तरीके से ट्रेन को आखिर में इंजन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन जो है ये आपकी दूर हो गई होगी। अब ये समझ लें कि यहाँ पर भी अब ड्राइवर की बात करेंगे। ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसको भी देखें, उसकी महारत कितनी है, उसके पास भी कैसी टेक्नोलॉजी है। उसको पता है कि मुझे अगर ये शहर जाना है या ये मुल्क जाना है, ये एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना है। तो पटरी होता है ना, कभी पटरी पे ट्रेन जा रही है, एक पटरी से दूसरी पटरी पर आ गई, दूसरी पटरी से तीसरी पटरी पर आ गई। आपने देखा होगा ऐसा भी होता है। तो फिर ड्राइवर को कैसे मालूम चलता है कि ये पटरी नहीं वो पटरी, वो पटरी नहीं ये पटरी। तो सब टेक्नोलॉजी होती है कि ट्रेन के अंदर पूरी स्क्रीन लगी हुई होती है, और वो स्क्रीन की मदद से वो अपने रास्ते का तयन कर लेता है, जो ड्राइवर होता है। ये सारी बातें मेरे माइंड में थी, और आपसे जिक्र करना, आपको बताना। अगर आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। अब अगर बात की जाए जापान की, तो भाई जापान जो है ना, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी चल रहा है 2026 चल रहा है, और जापान इस वक्त 2050 में जी रहा है। जापान जो 2050 में जी रहा है, उसके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि उसके बारे में अगर आप कंप्लीट अगर सुनेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि एक वीडियो में बनाऊं, और उस वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि जापानियों में सारी सिफत जो है मुसलमानों वाली पाई जाती है। जापानी से ही मुसलमान होते हैं, ऐसी बात नहीं। तो जो नॉन मुस्लिम होते हैं उसके अंदर भी मुस्लिम वाली खसलत पाई जाती है, आदतें पाई जाती हैं। वो किस तरह, ये भी समझ लें आप। ईमानदारी में, दूसरों को देखभाल में जापानीज़ इस वक्त बहुत आगे है। और ये समझे कि बहुत खुशनसीबी है कि वो लोग इस तरह के लोग हैं। एक मिसाल देके मैं समझाता हूँ आपको। मिसाल आप ले लें कि आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी बंदे से आपकी टक्कर हो गई, तो क्या होगा? आप उसके पर गरम गुस्सा करेंगे, वो आप पर गुस्सा करेगा, वो कहेगा आपकी गलती है, आप कहेंगे उसकी गलती है। मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं भी किसी रास्ते में टकरा जाऊं, मैं अपनी गलती कभी नहीं मानूंगा। लेकिन जब कोई जापानीज़ किसी जापानीज़ से टकरा जाता है तो दोनों सॉरी करने लगता है। ये भी सॉरी करता है, वो भी सॉरी करता है, वो सॉरी करने लगता है। और दोनों एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे को उठाता है, और दोनों एक दूसरे का मदद करता है, सॉरी करता है और चले जाता है। वहाँ की जो ट्रेन है 1 मिनट भी लेट नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि कोई कंपनी कोई ट्रेन थी, तो वो ट्रेन तकरीबन 8 से 10 सेकंड लेट हुई थी। जो टाइम उन्होंने रखा था उस टाइम से तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक वो लेट हो गई भाई। तो अब उस ट्रेन की जो कंपनी के जो मालिक था ना, उन्होंने पूरे मुसाफिर से सॉरी किया, माजरत किया कि हम माजरत चाहते हैं कि जो टाइम था उस टाइम से 10 सेकंड ट्रेन लेट आई। और हमारे यहाँ हाल क्या है ये तो आपको पता ही है। जब हम लोग गए थे इस्लामाबाद, हमारी ट्रेन थी सुबह 7 बजे की ट्रेन थी। हम लोग वहाँ पर 6 बजे इंटर हो गए थे कि भाई वक्त से पहले पहुँच जाओ। हमें क्या पता था कि भाई या वो सीन ये होगा। 7 बजे की ट्रेन थी, 6 बजे हम लोग पहुँच गए और ट्रेन आई माशाल्लाह 11 बजे। 11 बजे ट्रेन आई। अब बैठे बैठे हम लोग बोर हो गए, कोई वहीं पर सो रहा है, कोई बैठा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, सुबह सुबह सब उठ कर सामान लेके हम लोग आ गए। तो ये सीन हुआ। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी और जिस कंपनी की वो ट्रेन थी, वहाँ तो वो भी चलता है ना, पब्लिक भी है ना। जैसे कोई पैसे वाला है, वो अपनी ट्रेन भी चलाता है, लोकल ट्रेन भी चलाता है। तो उसने फिर माजरत करना शुरू कर दिया था। तो इससे हमें सबक मिलता है कि वो लोग देखें कितना भाईचारा और मिलनसार के साथ रहता है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र ही है कि हमें उससे सीखना चाहिए। जापानीज़ के बारे में एक बात अभी जहन में आ गई, ये भी जिक्र करता हूँ आपके साथ। जापानीज़ के बारे में सीन ये था कि जापानीज़ लोगों को चावल बहुत पसंद है। एक बार उसके मुल्क में कहत पड़ गया, जापानीज़ के मुल्क में कहत पड़ गया, तो जापानीज़ वहाँ पर चावल का बुहरान हो गया, चावल मिल नहीं रहा। और जापानी चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बाहर मुल्क से, अदर कंट्री से इतना चावल मंगवा लिया कि वो रखने की जगह नहीं थी। इतना चावल मंगवा लिया और लाके रोड पे रख दिया गया, सड़कों पे रख दिया गया कि भाई सब आके बस चावल ले लें। अब एक जापानी आता, वो थोड़ा चावल लेता और चले जाता। क्योंकि एक घर में अगर 5 अफराद हैं, वो आधा किलो चावल लिए और चले गए। आज का खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। दूसरा जापानी आया, वो थोड़ा चावल लेके चले जा रहा है। मतलब लोगों ने स्टॉक नहीं किया, सिर्फ आज का सोचा कि आज हमें कितना चावल की ज़रूरत है, उसके मुताबिक उन्होंने चावल लिया और लेके चले गए। अगर हमारे यहाँ चावल को रख दिया जाए सड़कों के ऊपर और लोगों से कहा जाए भाई जिसको ज़रूरत हो ले जाए, तो क्या होगा? लोग पूरा उठा के अपने घर लेकर आ जाएंगे कि भले घर में ख़राब हो जाए लेकिन दूसरा ना ले ले।
ऐसे ही ना, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मुझे भी कहीं से ऐसा मिले तो मैं भी उठा लूँगा। तो हमारे में हमारे शुरू से कल्चर ही यही रहा ना, यही तो देखा हमने। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम सब मिल के अपने आप को आत्म बदलें, तो फिर हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा और एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ मैं शेयर करूं, और ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे बात करना अच्छा लगता है। अपना भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।